आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। पहले जीएसटी कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड है, पहले जीएसटी करा दो, पहले इनकम टैक्स करेगा। वोटिंग करानी पड़ेगी, एसआर। ठीक है, आने दे फिर सबको। आओ मेरे सही, आ जाओ आ जाओ। आओ वर्षा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हैं, क्या बात है। चलो, ओ भाई साहब, बॉडी बिल्डर आ गए, क्या बात है। ये बॉडी बिल्डिंग क्यों दिखा रहा है? सोनू, राहुल गांधी क्यों बन गए? मैं जो चाहूंगा ना, ये वही बन जाएगा। क्या बनने वाला है? अच्छा, महात्मा गांधी बनने वाला है, होने वाला है इसका सफा। बात है। एक बार एसआर और ओआर पास कराना है। कितने बच्चे चाह रहे हैं कि जीएसटी हम लोग स्टार्ट कर दें? जीएसटी भाई, जीएसटी होगा। वोटिंग हो गई हो गई होगी, शो ऑफ हैंड हो गया। शो ऑफ हैंड्स है। हाँ सही कह रहा है। चल, लव कहाँ था लास्ट क्लास में? हाँ, अच्छा ठीक। पीपली खा ले, पीपली, है ना भाई। चलो जी, प्लीज। और वो लड़का कहाँ गया हमारा? पेरेंट्स किसके आए थे? किसी के सीएस में पेरेंट्स आए थे ना? हाँ हाँ, कहाँ है वो? नमन, नमन आ गया, ठीक है। आदर्श, तेरी नजर कैसी है ना? चारों तरफ है। चलो जी, दोबारा से एक बार एक चीज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम लोग जीएसटी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले तो लेक्चर बताओ, आज जीएसटी का कौन सा होगा? हाँ, थर्ड लेक्चर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये बच्चे बच्चे को याद हो गई है, और गली गली में आपने बता दिया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो जीएसटी है, ये किसके ऊपर लगाया जाता है? ये गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विसेज के ऊपर लगता है, या बोथ के ऊपर? पर एक चीज है जिसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाते, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अरे बातें बंद करो। जो अल्कोहल है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अब जीएसटी लगेगा कि जब टैक्सेबल इवेंट होगा। जीएसटी कब लगने वाला है? जब टैक्सेबल इवेंट होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई, और सप्लाई हमारा एक नया चैप्टर है, ठीक है।
तो बिल्कुल नया चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है हमारा, इंट्रोडक्शन जीएसटी का, और उसके भी कितने लेक्चर, 2, वो मैं आपको अलग से ही बैकअप दे दूंगा फेस टू फेस, ठीक है। चलो, कहाँ है हमारी जीएसटी की बुक? ये जीएसटी की बुक है बेटा, और अभी चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं करेंगे, आई थिंक चैप्टर 4 होगा ये सप्लाई, क्योंकि जब तक आप सप्लाई नहीं समझोगे 67 पे, तो आप लोग जल्दी से बुक्स ले लेना। ये जी चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। लिखो जी प्लीज, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। चैप्टर का नाम क्या है? सप्लाई। चैप्टर नंबर 4 है सप्लाई। अब देखो इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 7 हम लोग पढ़ेंगे, जो डील करता है सप्लाई से, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल पढ़ेंगे 1, शेड्यूल 2, कोमल लिखना स्टार्ट करो बेटा, शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, then schedule 2 activities to be treated as supply of goods or services, and schedule 3 out of the scope of supply, out of the scope of supply। तो जो सप्लाई का चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले हमें सप्लाई पढ़ना है, और सप्लाई क्यों पढ़ना है? सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई क्या है हमारा? टैक्सेबल इवेंट है। ये चैप्टर का कंटेंट है हमारे पास, जो हमें पहले पढ़ना है। नंबर 1 सेक्शन 7, नंबर 2 शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सप्लाई क्या होता है। क्यों पढ़ना है सप्लाई क्या होता है? इट इज अ टैक्सेबल इवेंट। जब तक सप्लाई नहीं होगी जीएसटी नहीं आएगा, सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा। तो इसका मतलब ये जानना जरूरी है कि सप्लाई किसको बोला जाता है, ये जानना जरूरी है कि सप्लाई किसको बोला जाता है। उसके अलावा विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग क्या मानते हैं? सप्लाई मानते हैं। तो कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मान लिया जाता है। तो वो बात हम कहां पढ़ेंगे? शेड्यूल 1 के अंदर। टोटल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, टोटल पूरे जीएसटी में ही 3 शेड्यूल है।
पूरे जीएसटी के अंदर ही टोटल कितने शेड्यूल हैं? 3। पहला सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के सप्लाई मान ली जाएगी। दूसरा, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। और शेड्यूल 3 है आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब कि इसको सप्लाई से बाहर रखा गया है। सप्लाई से बाहर रखा गया है तो मतलब नो जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी आना ही नहीं है। क्यों? सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा। और सप्लाई क्या विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है? आंसर इज यस। तो अगर कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो आप कहां जाओगे? शेड्यूल 1 के अंदर। और अगर आपको यह बताना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो आप कहां जाओगे? शेड्यूल 3 के अंदर, 2 के अंदर। और अगर आपको लगता है कि ये सप्लाई नहीं है, तो वो आपको कहां से पता लगेगा? शेड्यूल 3 से पता लगेगा कि ये सप्लाई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चैप्टर क्यों पढ़ना है ये समझ में आ गया। जैसे हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स भी है, तो इनकम होगी तो इनकम टैक्स आएगा। इनकम ही नहीं हो रही, जिसकी इनकम नहीं है उससे इनकम टैक्स लेते हैं क्या? नहीं लेते। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? जब सप्लाई होती है। बिना सप्लाई के जीएसटी आना ही नहीं है। सबने लिखा है यहां तक? अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। लिखे जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। हेडिंग डालना सेंटर में, टैक्सेबल इवेंट। प्रायर जीएसटी, जीएसटी आने से पहले क्या टैक्सेबल इवेंट होते थे? और पोस्ट जीएसटी का मतलब जीएसटी आने के बाद क्या टैक्सेबल इवेंट है? तो जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस होते थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस, अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते थे? एक्साइज ड्यूटी, वेरी गुड। कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है। वैट होता था, किसी को वैट की फुल फॉर्म ना आती हो तो वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। हाँ जी, और कोई टैक्स जीएसटी के आने से पहले? सर्विस टैक्स। जीएसटी के आने से पहले क्या? सर्विस टैक्स। एंड पोस्ट जीएसटी आपको पता ही है, बस एक ही चीज रह गई है, पोस्ट जीएसटी 2 चीजें रह गई हैं, एक तो कस्टम ड्यूटी है और दूसरा जीएसटी खुद। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? मतलब जीएसटी आने से पहले क्या टैक्सेबल इवेंट होता था? एक्साइज ड्यूटी कब लेते थे? एग्जाम में आ सकता है। वेरी गुड। जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी। किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी? गुड्स की। तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो एक्साइज ड्यूटी होती थी। एग्जाम में आ सकता है कि एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। कस्टम ड्यूटी आज भी है और किसके ऊपर है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। ये शॉर्टकट आपको पता ही होगा, 12th क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला किया होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी। वैट, सोनू लिख रहे हो? वैट जब हम लोग क्या करते थे? विद इन द स्टेट क्या करते थे? विद इन द स्टेट सेल करते थे। तो वैट किसके ऊपर था? सेल के ऊपर। वैट किसके ऊपर था?
सेल के ऊपर, सेल के ऊपर क्या लगता था? वैट लगाया जाता था। बात समझ में आ रही है? अगर सेल हमने क्या किया, विद इन द स्टेट किया तो वैट आ जाता था, विद इन द स्टेट किया तो क्या आ जाता था? वैट आ जाता था। और सीएसटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब हम क्या करते हैं, हाँ जी, अगेन सेल करते हैं, तो देखा जाए तो वैट और सीएसटी दोनों किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है। अगर सेल विद इन द स्टेट हो रही है, दिल्ली वाला दिल्ली में माल बेच रहा है तो वैट लग रहा है, दिल्ली वाला यूपी माल बेच रहा है तो सीएसटी लग रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों सेल के ऊपर है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर। सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? सर्विस के ऊपर। सर्विस होगी तो सर्विस टैक्स आएगा। इंटरनेट सर्विस है, ड्राई क्लीन सर्विस है, एयर टिकट बुक करवाना सर्विस है, यस और नो? तो ये सारी क्या है? सर्विस है। और जो आप ले रहे हो हमसे कोचिंग, ये भी क्या है? सर्विस है। बैंकिंग क्या है? सर्विस है। इंश्योरेंस क्या है? सर्विस है। तो इन सब के ऊपर सर्विस टैक्स लगा करता था। पर आज जीएसटी आने के बाद एक्साइज खत्म, बट वो मैंने बताया सब्जेक्ट टू सर्टेन गुड्स उनके ऊपर है, अल्कोहल के ऊपर है, वैट खत्म, सीएसटी खत्म, और सर्विस टैक्स तो पूरा ही खत्म हो गया 100%। ऑल दीज आर 99%, बट सर्विस टैक्स कंप्लीटली 100% खत्म हो गया। और उसकी जगह क्या आ गया? जीएसटी। और आज भी कस्टम ड्यूटी है, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आज भी कस्टम ड्यूटी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएसटी किसके ऊपर लगाया जा रहा है? वेरी गुड, जीएसटी लगाया जा रहा है सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा। किसकी सप्लाई होगी? गुड्स की, सर्विसेज की, या बोथ की? तो गुड्स आपको पता ही है क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होता है, हर मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाता है, और हमने कर भी लिया है। आई थिंक चार्ट 1 में कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। बातें नहीं भाई, बिल्कुल भी। क्लास से बाहर चले जाओगे अच्छा नहीं लगेगा आपको, मैं भी यहाँ बैठ के रोऊंगा कि क्लास के बाहर क्यों चला गया, है ना? हमसे जुदा होके तुम ना जाना, जो भी है। डन है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाए। ठीक है, देखो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें खोलेंगे सप्लाई का पिटारा, पूरी सप्लाई को खोल के रख देंगे आपके सामने। तो सेक्शन 7 आपको पता ही है, सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसने सप्लाई बताई है कि सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी पता ही है, कभी मैकडी में जाते हो तो वहां पे देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा होगा। तो सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेक्शन 7 हमें पूरा मीनिंग बताता है कि सप्लाई का क्या मीनिंग है, बट सेक्शन 7 से ही काम नहीं चलता, 7 के अलावा क्या पढ़ना होता है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। कोई बताएगा मुझे शेड्यूल 1 किसका है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। एंड शेड्यूल 2 किसका है? एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को आप या तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। और शेड्यूल 3 किसका है? आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, उसे सप्लाई मानते ही नहीं है। ठीक है, बड़े आगे लिखें जी,
सप्लाई दो पार्ट में, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स और सप्लाई एक्सक्लूड। एक तरफ सप्लाई इंक्लूड है, दूसरी तरफ सप्लाई एक्सक्लूड है। क्या वो बुक नहीं लाया आज, कॉपी नहीं लाया बिट्टू? तो लिख ले, कॉपी पेज पे लिख ले। हाँ वेरी गुड, एक कुछ लगा लेना नीचे, नीचे कुछ काफी है। क्या बनाना स्टार्ट किया सप्लाई का चार्ट दीपक? दीपक मशीन लगा रखी तूने कान पे? मैं यहां तेरा नाम ले रहा हूं, दीपक दीपक, 10 बार नाम ले चुका हूं। दिखा, कान दिखा आपने? हाँ चल लिख, ये बना चार्ट। हाँ, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई एक्सक्लूड। सबसे पहले सप्लाई एक्सक्लूड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज को सप्लाई से क्या रखा है, बाहर। तो आप सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं सप्लाई किसको एक्सक्लूड करता है? जो कहां पे कवर्ड है, कवर्ड अंडर, बोलो बोलो, शेड्यूल 3। वेरी गुड। तो यहां पे लिखना ही क्या था मुझे, शेड्यूल 3 लिखना था। तो शेड्यूल 3 क्या है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं मानते। तो पहले हम वो पढ़ लेंगे जो सप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो सप्लाई नहीं है उसके अलावा कुछ भी होगा वो सप्लाई होगा। तो ये पढ़ने का तरीका होता है, ये इंटरप्रिटेशन की एक स्किल होती है कि पहले आप एक्सक्लूड को पढ़ लें तो ज्यादा आपका बेनिफिट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों साथ दो मेरा। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 के अंदर 6 और 2 टोटल 8 ट्रांजैक्शन है। कितनी ट्रांजैक्शन है टोटल? 8 ट्रांजैक्शन है जिनको आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा गया। आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई रखा गया है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसको हम सप्लाई नहीं मानते। और अगर हम सप्लाई नहीं मानते तो देवसेना नो जीएसटी। यस और नो? वर्षा क्लियर बेटा? चलो ये 8 ट्रांजैक्शन देखें हम लोग, फिर चार्ट बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। नोट्स में लिखी है ये 8 की 8 ट्रांजैक्शन। और मैंने आपको पता है सबसे लास्ट में सीधे क्या है, ये शेड्यूल दिए हुए हैं। सबसे लास्ट में मैंने ये शेड्यूल आपको दिए हुए, ये रहा शेड्यूल 3, तो इसलिए सबसे लास्ट में ही निकाल लें शेड्यूल 3। और साफ साफ लिखा हुआ है, एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ना ये अगर सप्लाई, तेरे नोट्स कहाँ है? नोट्स कहाँ है मैंने कहा? मिला नहीं? भूल गया? अभी क्लास के बाद जो जो बच्चा आज नोट्स नहीं लेके आया, आज तो छोड़ रहा हूं, अगली क्लास में सीधे अटैक घर पे होगा सीधे। हाँ बिल्कुल, आ रही बात समझ में? कौन कौन बच्चा है जो नोट्स नहीं लेके आया? जो नोट्स नहीं लाया है प्लीज अगली क्लास में लेके आए। मैं खुद नोट्स लेके आता हूं भाई। और क्या? नहीं, अलग अलग बनाने भाई, अलग अलग बनाने। क्या होने तो पी लिया उलिया, तुम्हें क्या दिक्कत है? छोड़ो वो, कोई बात नहीं।
दीपक लाया? कहाँ है? अबे नोट्स कहाँ है? ये मिला नहीं है? आज आप क्लास के बाद ले। तुम्हारा तुम्हारा मिला है या नहीं मिला? हाँ, कहाँ है? तो निकालना बाहर। सोनू, निकाल बाहर। ये क्या तरीका है भाई पढ़ने का? मतलब ये भी बताना पड़ेगा क्या आपको? क्या बनने जा रहे हो? फिर बन लेंगे ऐसे? आप सोच के देखो, जो चीज हम बनने जा रहे हैं उसके लिए हम काम कर रहे नहीं कर रहे? आप खुद सोच के देखो एक बार। बनना आपने बहुत बड़ी चीज है। मोबाइल बंद करो बिट्टू, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। मैं देख रहा हूँ क्लास में ध्यान नहीं है बच्चों का। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चल रही है हवा में, मुझे मजाक नहीं है बेटा ये। अच्छे अच्छे इस डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते? क्वालिफाइड होने के बाद बता दूं मैं आपको। कोई आपके घर पे क्वालिफाइड हो, कभी लेके आ जाना क्लास में। क्लास में बैठे वो बंदा, पता लगेगा उसे कि क्या इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको अभी अहमियत नहीं है इस चीज की, तो थोड़ा सा प्लीज फोकस करें अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 क्या बोलता है? आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब कि हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा बच्चों? नहीं आएगा। चलो देखते हैं अब एक एक करके, एक एक चीज को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखें जहां पे नोट्स बना रहे थे। यहां पे बना रहे थे ना नोट्स, तो पहली ट्रांजैक्शन लिखो यहां पे इसी के नीचे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या बोली है? पहले पढ़ देता हूं आपके सामने कि सर्विसेज कौन कर रहा है। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको सर्विस दे रहा है? एम्प्लॉयर को। कब दे रहा है? इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो आप कंपनी सेक्रेटरी है, आप एम्प्लॉय हो गए। और रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है, रिलायंस मुकेश अंबानी की कंपनी लिमिटेड, और आप इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आप उसको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। क्या एक कंपनी सेक्रेटरी जो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक बार बताओ, जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो जितने भी लोग होते हैं वैसे भी ऑफर लेटर्स साइन करवाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा किसका? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का आपस में, यस और नो? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है? सैलरी का चैप्टर पढ़ाया था, लिखवाया था, निकालो नोट्स और बताओ। क्योंकि मेरे को डुअल आंसर नहीं चाहिए, एक जीएसटी एक ही आंसर चाहिए मुझे। तुमने भी पढ़ लिया था मेरे साथ सैलरी चैप्टर, नहीं ना? पहली क्लास में बताया था। अबे जहां पे ये बताया था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है। अब अब कितने कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है? प्लीज रेज योर हैंड्स। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट फॉर? इसे कहते हैं हम कितने नालायक हैं। बुरा मत मानना, ये हम काम नालायकों वाला ही कर रहे हैं। आप देख लो कि आपको लिखवाने के बाद, नहीं, आपको लिखवाने के बाद ये हालात हैं तो काम कैसे चलेगा? ये सैलरी के मेरे ही नोट्स हैं और मैंने ही इनको बताया। सीएस बनने के बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर
कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का लेटर मिलेगा या फॉर का मिलेगा, तो क्या बताओगे? ऑफ का मिलेगा। क्यों मिलेगा ऑफ का? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा और आपको क्या मिल रही होगी? सैलरी। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है उसमें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। जब पार्टनरशिप, ये मोबाइल बंद करो बिट्टू। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ? ये प्लीज बातें नहीं, पहले तो मैं क्लास से चला जाऊंगा, सच बता रहा हूं। मैंने उसको यही तो बोला और उसके पास नहीं था, बस इसके बाद क्या ये हंसी मजाक क्या हो गया ये दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। तो आप जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, आपको पता है सारे एग्रीमेंट जो कंपनी होगी उसके अंदर एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग कौन करता होगा? कंपनी सेक्रेटरी। एक ही आदमी है जिसको ड्राफ्टिंग आती है, जिसकी ड्राफ्टिंग स्किल सबसे अच्छी है कंपनी के अंदर, और वो है कंपनी सेक्रेटरी। बात समझ में आ रही है? तो आपकी तो ड्राफ्टिंग स्किल जीरो हो जाएगी। क्यों? आपको यही नहीं पता कि जो पार्टनरशिप डीड बन रही है उसके अंदर आपस में पार्टनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है या ऑफ सर्विस है, आपको पता ही नहीं है। क्या डीड बनाओगे आप? बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बनेगी पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का रिलेशन होगा। तो यहां पे हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? कि वेरी गुड, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है, और अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो क्या मिल रही होगी? सैलरी मिल रही होगी। क्या सैलरी के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, नो जीएसटी। सैलरी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इतनी लाइन है। इट विल टेक हाफ एन आवर। आपकी दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। ये लाइन आधे घंटे की इंटरप्रिटेशन मांगती है। आप क्वालिफाइड लोग लेके आओ और उनको बोलो कि इस लाइन की इंटरप्रिटेशन करें। अगर इसके आगे इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रही तो इसका मतलब कि आप क्वालिफाइड तो हो गए, नॉलेज तो आ गई, पर वो विजडम आपके अंदर नहीं है, और वो विजडम सभी के अंदर नहीं होती। बात समझ में आ रही है? वही लेनी है। एक सीए बोलता है मेरे को जॉब नहीं मिल रही, और एक सीए कह रहा है करोड़ों कमा रहा हूं, तो दोनों ही तो सीए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसके पास कमी नहीं है किसी चीज की, और एक है वो कह रहा है मेरे पास कमी है? क्योंकि कई लोग आपने मार्केट में देखे होंगे, सीए सीएस सीएमए होने के बाद कहते हैं यार मार्केट में ना जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई की बात मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए बोला गया कि जो लोग इंजीनियर्स है उनके पास जॉब नहीं है, वो कह रहा कमी नहीं है, इतनी जॉब्स है। तो आपके अंदर टैलेंट होगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ आपका टैलेंट लेके आएगा। चलो जी, करते हैं आधे घंटे की इंटरप्रिटेशन और दिखाते हैं आपको क्या इंटरप्रिटेशन है। ठीक है? हाँ, फिर वही तो बात हो गई। अब तुम्हें देखो, तुम्हें कहाँ जाना है। लिखे जी, तो सर्विसेज बाय, अच्छा हमें ये भी चेक करना है कि जो ये 8 ट्रांजैक्शन है ये गुड्स की बात कर रहे हैं या सर्विस की बात कर रहे हैं, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट गुड्स की बात कर रहा है या सर्विस की बात कर रहा है? सर्विस की। सबसे पहले तो हमें बच्चों यही चेक करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बात कर रहा है सर्विसेज की, और सर्विसेज की जो ये बात कर रहा है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, to the employer in the course of, और वंदना लिखो बेटा, और in relation to his employment। वही लाइन लिखवाइए, और तुम्हारे पास नोट्स भी हैं। थोड़ा सा ही चेंज करता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं, बस थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूं उसको। तो इन द कोर्स ऑफ,
और इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो नोट सामने रखा करो अपने, मैं खुद खोल के रखता हूं नोट्स। और इस पॉइंट में आपको क्या बताया कि यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वेरी गुड, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है। तो इस केस के अंदर जो पेमेंट हो रही है, इस केस के अंदर जो पेमेंट हो रही है वो सैलरी है, और अगर सैलरी है तो उसके ऊपर वेरी गुड नो जीएसटी। लोग इतना ही पढ़ा देते हैं और कह देते हैं पढ़ा दिया जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, बच्चा भी कहता है मजा आ गया, सिंपल भी है, नो जीएसटी। चले आगे, चल इसी के नीचे चार्ट बना ले, क्योंकि इसी पॉइंट को हम और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चार्ट बना ले, चार्ट है सर्विस प्रोवाइडेड, और थोड़ा स्पीड में लिखना, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, डबल ई का मतलब एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। और बजट आ रहा है, वो मेरे पास पासेस आ गए हैं, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पासेस के लिए मैंने अभी किया नहीं है, मैं आज मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं आज कर दूंगा, और कुछ बच्चों को आपको ले जाऊंगा। बजट आएगा ना बेटा तो सेमिनार में ले जाऊंगा, जो आपको पता होगा भी 1 फरवरी को बजट आएगा, निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन कोई बजट नहीं बनाती है, अगर किसी को पता हो, ना मोदी बनाता है, ठीक है ना। हाँ, मोदी को तो पूरा इनकम टैक्स आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो किसकी टीम होती है, वो मिनिस्ट्री की टीम बैठती है एक, और मिनिस्ट्री के अंदर अपना एक आदमी है, उर्मिला नाम है मैडम का। कभी आप पार्लियामेंट एमसीए ऑफिस अगर आप जाओ तो आप मिल सकते हो जाके, और मेरे बारे में पूछ सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत पता लगे। और वो कमेटी उस चीज का पूरा काम करती है, फिर वो कमेटी निर्मला सीतारमन को समझाती है और पूरा एक्सप्लेन करती है कि मैडम ये हम लोग कर रहे हैं, आपको अप्रूवल करवानी है। तो वो पार्लियामेंट में आएगी, स्पीच देगी, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है कंट्री का, वही स्पीच देता है बजट की, वो स्पीच देगा, ठीक है। बाकी लोग आप देख रहे होंगे उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी भी सो रहे होंगे, अमित शाह भी सो ही रहा होगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है इससे। और बस वो पार्लियामेंट की अप्रूवल होते ही वो एक अपने आप में क्या है, लॉ बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने बोला है। पार्लियामेंट का मतलब आपको पता ही है, एक सदन है जो लोगों द्वारा चुना गया है, और अगर लोगों द्वारा वो सदन चुना गया है तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा ही, ठीक है। चले आगे। अब इस चार्ट में 2 बातें, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी बात क्या है, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपको लग ही रहा होगा कि सर उस सेंटेंस में लिखा हुआ था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस और नो? वहां पे लिखा हुआ था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो एक रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट होती है। कंपनी सेक्रेटरी की जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे होती होगी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती होगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कंपनी सेक्रेटरी लगता होगा? क्या लग रहा है आपको? रेगुलर बेसिस पे अगर कंपनी सेक्रेटरी है, अगर रेगुलर बेसिस पे कंपनी सेक्रेटरी है, आपको क्या लग रहा है, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि देखो टैलेंट बहुत अच्छा है आप लोगों के अंदर। एम्प्लॉय किसको सर्विस दे रहा है? एम्प्लॉयर को। ये एम्प्लॉयर था, और कब दे रहा है सर्विस? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर रेगुलर बेसिस पे वो सर्विस दे रहा है तो इट मींस नो जीएसटी,
और यहां पे जीएसटी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर उसे सैलरी मिल रही है, उसे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, यहां पे उसे सैलरी दी जा रही है रेगुलर बेसिस के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो इसमें भी दो बातें हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो कितनी बातें हो जाएंगी? दो बातें। पहला, एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, क्या कंपनी ने एम्प्लॉयड किया है क्या उसे? अगर उसे कंपनी ने एम्प्लॉयड किया है तो अगेन नो जीएसटी, अगेन क्या बोला? नो जीएसटी। और अगर वो एम्प्लॉयड, ये आपके सर थे इस तरीके से, ये मेरे साथ घटना घटी थी, एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड था, तो मेरी सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती थी, तो यहां पे पे जीएसटी। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा ये क्या कहानी है, थोड़ी सी डिटेल में कहानी इसकी चर्चा करेंगे। पहले आप बस लिख लें इतना, फिर मैं आपको बता देता हूं। है ना, एम्प्लॉयड बाय कंपनी, बिल्कुल। अभी मैं बस इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डन है, यहां तक लिख लिया? अब देखो ध्यान से, उसमें साफ साफ बोला था, हमने जो पहली लाइन पढ़ी थी शेड्यूल 3 के अंदर, साफ साफ बोला था सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय किसको सर्विस दे रहा है? एम्प्लॉयर को दे रहा है। कब दे रहा है? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर रेगुलर बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट में रखा गया, किस बेसिस पे रखा गया? रेगुलर बेसिस पे, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, डायरेक्टली वहां से आपको सैलरी आती है। अगर आप रिलायंस डायरेक्टली, आप रिलायंस कंपनी का इंटरव्यू था, आप सीएस का इंटरव्यू देने गए, तो रिलायंस के लेटर हेड पे आपको एक लेटर हेड होता है कंपनीज का, तो लेटर हेड जो वहां पे बनेगा, आपका जॉब का जो लेटर हेड बनेगा, ऑफर लेटर, तो वो रिलायंस के लेटर हेड पे बनेगा। एचआर डिपार्टमेंट बनाता है वो, उनके लेटर हेड पे बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? मैं तो लेटर हेड देख के बता दूंगा कि आप कंपनी के रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ठीक है, किस बेसिस पे आए, हम लोग लेटर हेड देख के ही बता देते हैं। जैसे आपको पता होगा चेक होता है, तो चेक में चेक नंबर नहीं लिखा होता, कभी लास्ट में ना देखना 2 डिजिट लिखे होते हैं। आज जाके आप अपने घर पे देखना, तो आप बिट्टू बातें नहीं प्लीज, आज आप जाके अपने घर पे देखना तो उसमें 10 नंबर लिखा होगा। आपके घर में कोई चेकबुक ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें 10 या 31 नंबर के अलावा कोई नंबर हो। सर क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर जो अकाउंट्स हैं, दीज आर सेविंग अकाउंट्स, और सेविंग अकाउंट 2 ही होते हैं, 10 और 31। वैसे इनका क्या मतलब होता है मैं अभी नहीं समझा सकता। 11 नंबर का अगर गलती से आपके घर के अंदर है, लास्ट के 2 डिजिट में जो चेक नंबर नहीं है, अलग से लिखा जाता है। अब वो प्रियांशु उससे जाके बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रही हो? अपनी इंटरप्रिटेशन चल रही, तो मेरे को बता देना ये बात, तो मैं बता दा तेरे को सही बोल रहा है गलत। तो करंट अकाउंट लिखा होगा, असली में इससे ना आपका अकाउंट पता लगता है कि आपका नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो पता लगता है। तो ये जो लोग बैंक में काम कर रहे होते हैं उन्हीं को पता है ये, असली में कस्टमर को इस चीज की नॉलेज नहीं होती। जब बैंक में काम कर रहा है उसी को पता होगा। तो आपके सर ने किया है तो इसलिए आपके सर बता रहे। अब क्या हुआ कि रिलायंस के लेटर हेड पे जब लिखा गया और आपको सैलरी मिल रही थी, तो उस लेटर हेड में कॉन्ट्रैक्ट भी किसका है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का हो रखा है, और रेगुलर बेसिस पे आपको सैलरी मिल रही है, नो जीएसटी। उस सैलरी स्लिप में कभी भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं बताता हूं होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या होता है, या तो आप एम्प्लॉयड किए जाओगे कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। मैंने कहा लेट मी एक्सप्लेन, पूरा मैं एक्सप्लेन कर लूं ये पॉइंट, फिर आप क्वेश्चन उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। असली में ये लिख तो दिया है, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कौन एम्प्लॉयड कर रहा हो, कंपनी एम्प्लॉयड कर रही हो। मेरे को जो किया गया था
वो एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर किया गया था। मैं बताता हूं क्या हुआ था। रजौरी गार्डन में, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली होके बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से मैं एम्प्लॉयड हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, और आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड कंपनी है अगर आपको पता हो तो रजौरी गार्डन में एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? कि सर आपको डिपार्टमेंट में जितने भी लोग चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जितने भी लोग चाहिए वो हम ला के देंगे। तो इस तरीके से उस बंदे ने दिल्ली में क्या ले रखा है? कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जितने भी लोग आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो उसी कंपनी के थ्रू आए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक यहां पे 10 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे 10 लोगों से करेगा तो मार्केट खराब होती है, वो आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे होती है। तो वो एक ही बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वही कंपनी क्या करती है, जितने भी आईसीआईसीआई बैंक है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनके यहां एम्प्लॉयड करती है लोगों को। तो मुझे भी किया गया। अब वो कंपनी का क्या है, उस कंपनी का जैसे फोन कॉल आया, मैं इंटरव्यू देने गया। अब उस कंपनी ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? रिलायंस से सीधे, क्योंकि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये भी एक कंपनी होती है, ये भी क्या होती है? एक कंपनी होती है। तो आईसीआईसीआई बैंक लिख लो। आईसीआई बैंक से उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर रखा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि सर मैं आपको क्या दूंगा? एम्प्लॉय दूंगा। अब आईसीआईसीआई बैंक पता है क्या करता है? जैसे मान लो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जैसे इसने 10 लोग दिए, जैसे इसने क्या किए? 10 लोग दिए, तो उनकी कुछ कमीशन वमीशन होती होगी, वो कमीशन वमीशन पे करता होगा। अब बात ये आई कि जो इन 10 लोगों को सैलरी आएगी वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आएगी या इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आएगी? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका ऑफर लेटर साइन हुआ है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर के लेटर हेड पे हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के अगर लेटर हेड पे हो जाए ना, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के क्या है? एम्प्लॉय मान लिए जाओगे, उनके पेरोल पे मान लिए जाओगे। फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? सीधे आप आईसीआईसीआई बैंक के एचआर डिपार्टमेंट सभी के होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट आप समझते, तो फिर तो सीधे आप वहीं जाते इंटरव्यू, मिडल मैन की जरूरत क्या है? तो कहानी सारी कहां पे आती है कि सर हम जो एम्प्लॉयड किए गए, कहीं हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो नहीं किए गए। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किए गए तो हमारी सारी सैलरी कहां आने वाली है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आने वाली है। इसका मतलब रिलायंस क्या करने वाली है? इन 10 लोगों ने जो काम किया है उसका सारा पैसा इनके पास देगी। इनके पास वो मान लो 20 लाख रुपए इनके पास आए, वो 10 लोगों के, और ये कॉन्ट्रैक्टर उस पैसे को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। वो आपको पता है 20 लाख में से काट के देगा। जैसे यहां लक्ष्मी नगर में ब्रोकर है भाई, आपको आज कोई भी बिल्डिंग रेंट पे लेनी है तो आप जाओगे, आपको डीलर मिलेगा ही नहीं, मतलब ओनर मिलेगा ही नहीं, सॉरी डीलर ही मिलेगा आपको। यस और नो? ओनर थोड़ी ना बैठा होगा बाहर, आ जाओ जी मैं रेंट पे दे रहा हूं। ओनर के पास इतना टाइम नहीं है। उसने किसको दे दिया? प्रॉपर्टी डीलर्स को, कि मेरी ये बिल्डिंग है, रेंट पे आप चढ़ा दोगे तो पहले महीने का जो किराया होगा वो आपकी कमीशन। सोचो अगर वो 60,000 में, आपने टॉपर्स का देखा होगा, सचदेवा जूस कॉर्नर, एक रिसेप्शन है, 80,000 रुपए रेंट है उसका, 80,000 रुपीज, और ओनली इससे भी आधी जगह है वो, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम मेन पॉइंट पे है। हाँ, तो 80,000 रुपए अगर रेंट है, जिस ब्रोकर ने करवाया होगा उसके मजे आ गए। एक कॉन्ट्रैक्ट 80,000 रुपए। इसलिए आप देखते होंगे ब्रोकर जितने भी होते हैं, गले में सोने की चैन और साथ में बड़ी सी गाड़ी होती है भाई इनके पास। पैसा इतना होता है, प्रॉपर्टी में पैसा ही बहुत है, क्या करें। मैं जो ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं, मैं आपको ग्राउंड लेवल। कल तक देखोगे एक लड़का था ऐसे ही घूम रहा था, 10 साल बाद देखोगे प्रॉपर्टी डीलर बन गया, इतना पैसा कमा लिया उसने जितना अदरवाइज मतलब ना हम सीएस होने के बाद नहीं कमा पाए भाई साहब। है ना? तो आपको ये नॉलेज समझ में आई कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दो तरीके से एम्प्लॉयड हो सकते हैं। या तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती होगी लोगों को, अगर कंपनी रख रही है, अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रही है तो इसका मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉय है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं हुए। अच्छा ये भी चीज मैं आपको बता दूं क्या होता है, बताऊं या नहीं बताऊं? प्रैक्टिकली पक्का बता दूं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी आपको एम्प्लॉयड रखती है ना, जो लोग अच्छा काम करती है कंपनी उन्हें अपने पेरोल पे ले लेती है। ऐसे ही सेम कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे भी ऐसे ही होता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आईसीआईसीआई बैंक का तो इंटरव्यू लोधी रोड पे होता है, तो वहां पे इनका हेड ऑफिस है, तो आपको पेरोल पे रख लिया। मतलब दोनों केसेस पे आप पेरोल पे आ सकते हो अगर आप अच्छा काम करते हो।
अगर आप अच्छा काम करते हो दोनों पे, पे रोल पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप परमानेंट हो जाते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि हमने आपको 1 साल के लिए रखा है। अच्छा, कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, आपको कुछ पता लग रहा है? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, पहले बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते थे, अब थोड़ा कम हो गया है। पहले इसलिए होते थे क्योंकि नया नया क्या है, कंप्यूटर का टाइम आया था, और हम किसी के ऊपर जल्दी से फेथ नहीं कर सकते थे। अब कोई बंदा अगर 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब उसका काम अच्छा है। क्या बैंक चाहेगा कि वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए? अब तो सब कुछ सीख चुका है, तो वो चाहेगा कि हमारे पास रहे, तो उसे क्या है, अपना परमानेंट एम्प्लॉय बना लेगा, पे रोल पे कर देगा उसे अपने। फिर दोबारा उसका ऑफर लेटर नहीं बनेगा, दोबारा बनता होगा ऑफर लेटर। क्यों? पहले तो किस बेस पे था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो दोबारा बनता है ऑफर लेटर, बंदा बड़ा खुश होता है, फिर लड्डू बांटता है गली में, ये लो सी, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रहा, अब मैं कंपनी के पेरोल पे आ चुका हूं। मैं अब आईसीआईसी, अब वो खुद बोलता है कि मैं आईसीसी बैंक का क्या हूं, एम्प्लॉय। गले में तो कार्ड सभी लटका के घूम रहे होते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हो चाहे ये वाले हो, कि हम आईसीआईसी बैंक के एम्प्लॉय हो। बोलने को बोल भी दे, आपको क्या पता लगे जब तक आप उसका ऑफर लेटर चेक नहीं करोगे। और आप जैसा बंदा ऑफर लेटर से ही पता लगा लेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं। आज के बाद ऑफर लेटर से ही आप पता लगा लोगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कंपनी के पेरोल पे काम कर रहा है, कंपनी ने एम्प्लॉयड किया, वो आप आज की डेट में उसी से पता लगा लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसलिए इसलिए हमारे जीएसटी में क्या हुआ कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे थे, उनको सैलरी मिल रही थी, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। और उसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर हम नहीं कह रहे, शेड्यूल 3 कह रहा है। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं जीएसटी ना लेने वाले? लॉ बोलेगा तभी तो नहीं लगेगा ना जीएसटी। तो शेड्यूल 3 कह रहा है कि उस बेसिस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद शेड्यूल 3 ने क्या बोला कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, बिट्टू, अगर आप किस बेसिस पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, और आपको कंपनी ने एम्प्लॉयड किया है, इसका मतलब अगेन सैलरी कहां से आती होगी? कंपनी के उससे। आप खुद सोच के देख लो। तो अगर कंपनी के उससे सैलरी आ रही है, फिर दोबारा जीएसटी नहीं लगने वाला। पर जब कॉन्ट्रैक्टर होगा तो सैलरी कंपनी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा, तो उस टाइम पे जीएसटी आएगा। अब सुनो, ये जीएसटी आपकी सैलरी के ऊपर नहीं लगेगा। ये तो जो इसको 20 लाख रुपए मिले कॉन्ट्रैक्टर को, आपकी सैलरी में नहीं लगाएंगे। कहीं आप गलत इंटरप्रिटेशन ले जाओ घर में। आपको जो सैलरी दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि आपने जो सर्विस दी है वो कॉन्ट्रैक्टर को दी है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर तो जीएसटी आ ही नहीं सकता। शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 1 पहले ट्रांजेक्शन है। ये किसको 20 लाख के ऊपर पे करना है जीएसटी? कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। आ गई बात में? हम मैगडी में जाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, नो डाउट, पर क्या सरकार को हम जमा कराते हैं? वो नहीं। अगर हमें जमा कराना पड़ेगा ना, तो बड़ी एक ब्लंडर हो जाएगा। क्या? कि हमें जीएसटीएन नंबर लेना पड़ जाएगा। और जीएसटीएन नंबर लेना छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके ऊपर क्या आ जाएंगे, कंप्लायंस आ जाएंगे। कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, कंपनीज के ऊपर लॉ लगते हैं, ये तो सबको पता होगा कि जो भी कंपनी लिस्ट है भाई उसके ऊपर लॉ लगेगा। क्या शेयर होल्डर के ऊपर लॉ लग रहा है क्या? नहीं। शेयर होल्डर के ऊपर लगाने लग गए ना लॉ, तो वो छोड़ ही देगा मार्केट, क्योंकि पकड़ना कंपनी को आसान है, और कंपनी ने पैसा उठाया है मार्केट से। ठीक है ना? अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? और एक चीज का जवाब देखो, आप इतने टैलेंटेड हो बिट्टू, एक चीज का जवाब आप खुद ही दे देंगे कि अगर ये नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फिर जीएसटी आएगा। यस, फिर तो आएगा ही। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कोर्स में है ही नहीं, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, आप कंपनी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हैं, तो उस पर आपने बिल बनाया 10 लाख का, उस पर तो जीएसटी आएगा भाई, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वो सर्विस देता है उस पर जीएसटी नहीं आता। अगर वो नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कौन पे करता है जीएसटी? कॉन्ट्रैक्टर पे करता है। सर जो सैलरी पे कर रहा है उसके ऊपर नहीं आ रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी आ रहा है। पहली लाइन की इंटरप्रिटेशन दिखी आपको? क्या मैं भी तो वो लाइन पढ़ा के खत्म कर सकता था? बिट्टू बेटा कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन किसी भी बच्चे का है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हुआ है नहीं हुआ आप? और ऐसे ही देखो, आज नए बच्चे भी बैठे क्लास में, ऐसे ही आप लोगों को भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? या लाइन की हिंदी करके भेज दूं घर पे? आप ना भी बोलोगे तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इनको पता है, नेगी सर हैं, ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्योंकि एक आदमी बेटा ऊपर बैठा है, परमात्मा, वो भगवान जी ऊपर बैठे हैं,
वो कहेंगे बच्चों को गलत क्यों पढ़ाया तूने, तेरे को तो पता था कि आगे इसकी इंटरप्रिटेशन है तो करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की। ठीक है, और गलती से पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है, तो जीएसटी पेबल होगा या नहीं होगा, उसमें पेबल होगा, आपको तो लगा यार नहीं होगा पेबल, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, कहानी खत्म कर दी। चलो जी कुछ और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसके। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके नीचे कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, इसके मेरे सवाल और आपके जवाब, तो मेरे कुछ सवाल आ रहे हैं इसके नीचे, लिख लें क्वेश्चन एंड आंसर। इसके नीचे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, मिस्टर आर एम्प्लॉय ऑफ RIL लिमिटेड, ये मेरे ही क्वेश्चन है। तो मिस्टर आर क्या है, एम्प्लॉय है किसका, RIL लिमिटेड का। और सारे बच्चे जागरूक हैं रिटायरमेंट बेनिफिट से, कि जब कोई बंदा रिटायर होता है तो आपको पता होगा उसे ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है, मोटा पैसा उसके पास आता है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि उस पर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। बंदा 20 साल बाद 25 साल बाद कंपनी से रिटायर हुआ और उसको मिले 5 करोड़, उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। कितने कहते हैं लगना चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने कहते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, जो रिटायरमेंट में पैसा मिल रहा है, क्योंकि अब तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। हाँ, इसलिए अब देखो इसी को कहते हैं आपके दिमाग की एनालिसिस, बिट्टू यहीं पे एनालिसिस होगी, यस और नो। क्योंकि लाइन क्या लिखी थी कि एम्प्लॉय ने सर्विस दी है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज मैं कह रहा हूं बंदा रिटायर हो गया है 25 साल बाद, 5 करोड़ मिल रहे हैं उसको, रिटायरमेंट बेनिफिट है, मिलता है बच्चों को, सबको सैलरी पड़ा हुआ है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, आप घर के आसपास भी देखते हैं। आपको ये बताना है उस पर जीएसटी होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा। पर नहीं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है उस पर जीएसटी, पर अभी तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। हमें ये बोलना चाहिए कि सर जो पैसा मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, वजह क्या है, एम्प्लॉयमेंट ही तो वो वजह है, इसलिए नहीं लगेगा। तो लिखें कि मिस्टर आर एम्प्लॉय है RIL लिमिटेड का एंड रिसीव, प्रियांशु रिसीव प्री मैच्योर टर्मिनेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री मैच्योर क्या हो रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट से। एंड रिसीव, आर का मतलब एंड रिसीव प्री मैच्योर टर्मिनेशन, एंड रिसीव, रुक जाओ मैंने वो थोड़ी लाइन गलत कर दी, एंड रिसीव अ सम ऑफ रुपीज 50 लाख, सम ऑफ रुपीज 50 लाख फ्रॉम, अब आ जाएगी लाइन ना, प्री मैच्योर टर्मिनेशन है ना, सही लिखा है ना अब, एंड रिसीव अ सम ऑफ रुपीज 50 लाख फ्रॉम प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, है ना, 50 लाख उसे मिल गया। आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि जीएसटी की लायबिलिटी है या नहीं है, लायबल फॉर जीएसटी और नॉट, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी और नॉट, कि जीएसटी की उसकी लायबिलिटी है या नहीं है, ये क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन तो नहीं बोलना दोबारा, तो आंसर क्या आएगा, नो जीएसटी। और ये जीएसटी का कारण क्या है कि जो जीएसटी लग रहा शेड्यूल 3 की वजह से, और शेड्यूल 3 में पहली एंट्री है, उसको एंट्री से बोला जाता है, एंट्री नंबर 1 है,
पहली एंट्री से ही वो बाहर है, पहली एंट्री से ही वो बाहर है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया जो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत अच्छा लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, सैलरी पेड टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म is liable to GST। सैलरी किसको पे की जा रही है? पार्टनर्स को। मैंने कहा था ना आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, अरे सैलरी पार्टनर को मिल रही है, पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है, लायबल फॉर जीएसटी होगा या नहीं होगा? सभी को लग रहा है जीएसटी लायबल होगा? सभी को लग रहा है? किसको लग रहा है कि नहीं होगा? प्लीज रेज योर हैंड जिसको लग रहा है नहीं होगा। 1 2, इनके चेहरे देख लो, नहीं होगा। दीपक, और तुम्हें भी लग रहा है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इन बच्चों के लिए। और बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है, इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 12th क्लास के अंदर हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, जब पार्टनर की सैलरी दिखाते थे। पीएनएल अकाउंट में हमने आज तक सैलरी नहीं दिखाई, पीएनएल अकाउंट में आज तक हमने सैलरी नहीं दिखाई। तो लिख लें आंसर में, आंसर में लिख लें सैलरी पेड टू पार्टनर या पार्टनर्स, सैलरी पेड टू पार्टनर या पार्टनर्स, full stop, it is merely an appropriation of profit, hence comma not liable for GST, hence it is, ऐसे भी लिख लो, it is not supply, और अगर ये सप्लाई नहीं है तो देन कॉमा नो जीएसटी। क्या मुझे बताओ, आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कैपेबल हैं या नहीं आंसर देने के? बहुत बढ़िया आदर्श, पता लग रहा है बच्चों ने पढ़ा हुआ है सप्लाई, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। बच्चे करके आ गए, हाँ भाई जीएसटी लगेगा। तुम करके आ गए, नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तो पढ़ा दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अरे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशन है, सैलरी का कोई पॉइंट ही नहीं है। सैलरी का पॉइंट होता तो जीएसटी नहीं आता, यहाँ तो सैलरी की बात ही नहीं है तो जीएसटी लगा दो। बच्चा अपनी इंटरप्रिटेशन, 11 नंबर लिखा है। अभी इनकम टैक्स आने दे, सेक्शन 40B पढ़ने दे, फिर देख उस दिन फिर धज्जियां उड़ा दूंगा इस पॉइंट की, क्योंकि वहां उल्टा लटका देंगे बेटा, वहां अलग कहानी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे मैं कोई भी बात करूंगा तो सेक्शन से लेके करूंगा, सेक्शन ही बोलूंगा, क्योंकि जो चीजें सेक्शन में लिखी हैं उन्हीं चीजों को पूरे हिंदुस्तान को मानना है, और जो सेक्शन में नहीं लिखा उसको मानने की कोई जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये वाला बेटा देखो पता है क्या है, हाँ ये अच्छा वो आपको नहीं आया, मैं चाहता था कोई तो हो ऐसा। पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी आती है, पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी आती है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो क्या हम उसे सैलरी नहीं बोलेंगे? यस। और पूरी पार्टनरशिप कर ली आपने, और अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चिल्ला चिल्ला के आपने बोला पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो सैलरी तो है।
बात समझ में आ रही है? पर मैं अभी इनकम टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, ठीक है? अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? जीएसटी। तो जीएसटी कहता है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई एक बात बताओ, जो प्रॉफिट कमाएगी पार्टनरशिप फर्म, पहले क्या पे करेगी? अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगी, और उसके बाद जो पार्टनर को सैलरी पे करनी है उसके लिए क्या बनाएगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि उस प्रॉफिट में से भी, उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से मान लो 40 रुपए पार्टनर को सैलरी पे कर दी, तो 60 रुपए जो बच जाते हैं उसके बाद भी वो क्या करती है? जनरल रिजर्व में पैसा डाल देती है। और अगर वो जनरल रिजर्व के बाद भी पैसा बच जाए तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है? पीसी अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते ही लिखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। वो अकाउंट्स का टीचर इतनी डिटेल में आपको बोलता नहीं कि आपने वहां पे क्यों लिख दिया, वो तो सर फॉर्मेट बना हुआ है तो लिखना ही है। नालायकों, अल्टीमेटली जो पैसा बचेगा वो पार्टनर का ही है। अब आप चीजों को समझ भी पा रहे हैं डिटेल के अंदर? सर उस दिन कोई हमें समझा देता इतनी डिटेल में तो आज तो बस ये भी पता ही लग जाता। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? बच्चे जर्नल एंट्रीज याद करते हैं? ये चैप्टर जर्नल एंट्री, आज तक आपने कोई चैप्टर ना पढ़ा हो तो उसकी आपको जर्नल एंट्री याद कराई जाएगी। अगर आपका बेस सॉलिड है ना, तो मैं कह रहा हूं पूरे अकाउंट्स में कभी जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक रूल होते हैं आपको पता ही है, गोल्डन रूल्स, बस वो पता होने चाहिए, अपने आप ही डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। बंदा पानी पी रहा है, पानी डेबिट, आ गई बात समझ में? प्यास क्रेडिट, कहानी खत्म। तो यही चीज होनी चाहिए। इसलिए जीएसटी लग रहा बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, और अगर कोई चीज सैलरी का पार्ट होगी तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 बोल तो रहा है ये सैलरी का ही तो पार्ट है। नो डाउट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, पर जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी तो है। आपने ही तो पढ़ा, आपने ही तो शेड्यूल 3 के अंदर पहली एंट्री में पढ़ा कि अगर सैलरी होगी तो जीएसटी नहीं आएगा। अब समझ में आया? अगर सैलरी होगी तो जीएसटी नहीं आएगा। तो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप। अच्छा एक बार बताओ, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या सोल प्रोप्राइटर में लाला जी अपने आप को सैलरी पे कर सकते हैं? नेवर। एक आदमी अपने आप को तो सैलरी कभी जिंदगी में दे ही नहीं सकता। पर क्या पार्टनरशिप में सैलरी पे होती है? यस। क्या कंपनी बना के, क्या मुकेश अंबानी या हम लोग कंपनी बना के अपने आप को सैलरी पे कर सकते हैं? अच्छा जब हम लोग कंपनी बनाएंगे तो हम प्राइवेट बनाएंगे, पब्लिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिस्टेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रेगुलेशन 6 आईसीडीआर कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? उसके लिए कुछ पास ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो कहने का क्या मतलब है सोनू, अपनी आंखें ना देखे, ठीक है? कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब कि जब जब सैलरी आ रही होगी, वेरी गुड, जब जब सैलरी आ रही होगी जीएसटी नहीं है। अब मैं किसके ऊपर अटैक करने वाला हूं पता है? कंपनी के ऊपर। सीधे आपके घर के अंदर जाने वाला हूं कंपनी में, क्योंकि हम तो पढ़ते ही पूरा कंपनी कंपनी चिल्लाते हैं, पूरी जिंदगी हमारी कंपनी में निकलेगी। आओ बच्चों, कंपनी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। कितने वो बन गए थे देख रहे हो आप? ये 2 क्वेश्चन तो ये हमने किए। अभी पहली लाइन चल रही है, अभी पहली लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पहली लाइन चल रही है। पहली लाइन हमने ये लिखी और उसमें हमने बस यही सीखा जो सोनू ने बोला, सैलरी है जीएसटी नहीं है, सैलरी है जीएसटी नहीं है। आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, जीएसटी नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आप कंपनी के, आपको सैलरी मिल रही है, जीएसटी नहीं आएगा। आप कंपनी के क्या हो? एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयमेंट में, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्विस दे रहे हो, नो जीएसटी, जीएसटी नहीं आएगा। यही बात है। आओ फिर, ये पहला बनाया था, इसके नीचे चार्ट बनाया था, फिर 2 क्वेश्चन पूछे, अब एक बनाएंगे टेबल। अभी पहला ही पॉइंट चल रहा है, उसके लिए अब बनेगी एक टेबल, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाओ जी, टेबल में लिखो, टेबल में भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, टेबल की फॉर्म में। वेदर ऑल द डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वेदर all the डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग, पता है बच्चा कब कहता है? जब पेपर में आ जाता है ना सोनू क्वेश्चन, तब कहता है टीचर ने पढ़ाया नहीं। मैं कह रहा हूं यहां बोलने का मौका ही नहीं है। वेदर ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी इज एन
एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लो, आपसे कंपनी सेक्रेटरी से ज्यादा कौन जानता है? वेदर ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, एमडी तो समझते हो मैनेजिंग डायरेक्टर, मुकेश अंबानी रिलायंस का एमडी है, साथ में चेयरमैन भी है, इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या मुकेश अंबानी जिस रिलायंस इंडस्ट्री में एमडी है, क्या वो उसका एम्प्लॉय है? ये आपको पता ही नहीं है। नो, वो उसका एम्प्लॉय नहीं है। एमडी इज नॉट अ एम्प्लॉय, डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय। डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय बट एमडी इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसलिए उसके ऊपर 197 सेक्शन लगता है, कंपनी सेट जाके पढ़ लेना। आगे बात में अभी बताते हैं क्यों नहीं है। लो जी, टेबल बनेगा कतलेआम। भाई लॉ पढ़ रहे हो और आपको नहीं लग रहा कि एक बहुत टॉप लेवल की चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, डायरेक्टर लिखे जी, डायरेक्टर। नंबर 1 कंपनी का एमडी, नंबर 2 कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नंबर 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड नंबर 5 मेरी जान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, एंड नॉमिनी डायरेक्टर। या बाकी आप किसी भी नाम से बुला लेना। पहले आपको इन सारे डायरेक्टर के बारे में पता है या बताना है? चलो पहले लिख ही लो थोड़ा सा और फिर बताएंगे। आईडी, आईडी मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड आईडी से बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्टर कोई नहीं है लिस्टेड कंपनी में, ये आज आपको बता दूं। रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, ये पूरा एक ही है। हाँ, रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। जीएसटी इज लायबल टू पे। सोनू लिख नहीं रहे आप? भाई मैं देख रहा हूं तुम, मैं क्लास रजिस्टर चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, रजिस्टर चेक करूंगा, यही नहीं कि सोनू का, हर बच्चे का, ठीक है? हाँ, पूरा चाहिए भाई कंप्लीट। हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे। मैं पढ़ाने आया हूं, आप पढ़ने आए, और सीएस बना के तुम्हें छोड़ेंगे। लायबल टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। चलो जी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या आपको एमडी पता है कंपनी का कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है बेटा। तो लिख लें, यहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं माना जाता। तो अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं माना जा रहा, इसका मतलब ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। मालिक है ये, अकेले हिला देगा पूरी कंपनी, ओआर तो अकेले ही पास करा देता है, ठीक है? तो क्या उस केस में जीएसटी आता होगा? यस, जानबूझ के मुकेश अंबानी अपनी कंपनी का एमडी है, जानबूझ के उस पर जीएसटी आएगा। और आपको पता है जीएसटी कौन पे करेगा? रिलायंस इंडस्ट्री खुद, कंपनी खुद पे करेगी। कंपनी को पे करना है, अंदर लिख लेना, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी बस लिख लो, पूछना मत। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर बहुत प्रिसाइसली लिखवाना हो तो और लिखवा देता हूं, सेक्शन 9(3) में लिखा हुआ है ये। देखो इधर देख लो, पहले एक बार मुझे देख लो एक बार। ये कंपनी है और मैं रिलायंस का एमडी, मुकेश अंबानी नहीं, मैं तो राजेश नेगी। तो मैं मान लो कभी कोई दिन ऐसा आ गया बाकी तुम लपेट लो, ठीक है?
तो मैं राजेश नेगी, रिलायंस का एमडी, और ये कंपनी रिलायंस, इसको मान लो यार, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है दिखने में, ये रिलायंस की कंपनी है और मैं इसका क्या हूं, एमडी हूं। अब ये कंपनी मुझे क्या पे कर रही है, सैलरी पे करती है, सैलरी, पर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है वहां पे, तो जीएसटी आएगा भाई। कंपनी को ये कंपनी रिलायंस ये जीएसटी पे करेगी, तो मैं कौन हूं, मैं सर्विस देने वाला हूं, यस नो, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, बट मैं सर्विस तो दे रहा हूं, मैं कंपनी को सर्विस तो दे रहा हूं और कंपनी मुझसे सर्विस ले रही है। अपने केस में आ जाओ, यहां पे आपको सर्विस कौन दे रहा है, हम लोग, टॉपर्स इंस्टीट्यूट आपको सर्विस दे रहा है, एंड स्टूडेंट क्या है, सर्विस ले रहे हैं। आपको बताओ, जो आपकी फीस पे जीएसटी लगता होगा, वो जीएसटी पे कौन करता होगा, टॉपर्स, आप लोग पे करोगे। अगर आप लोग पे करने लग गए तो बड़ा बवाल हो जाएगा, आपको पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, तो बड़ी खतरनाक कहानी हो जाएगी, यस और नो। हम मैगडी जा रहे हैं, मैगडी हम जा रहे हैं, तो सर्विस देने वाला कौन है, मैगडी है, पिज्जा हट है, स्विगी है, ये सब लोग हैं, और हम लोग सर्विस अवेल करने वाले। टैक्स कौन पे कर रहा है, वही लोग पे कर रहे हैं। इसका मतलब जो सर्विस देता है, देने वाला, जो सर्विस देने वाला है वही टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा ही। भाई मैं कहता हूं 6 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 1/6 बोलोगे, तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। सर्विस देने वाला कौन, रिलायंस को, मैं, और टैक्स कौन पे कर रहा है, रिलायंस। आपको नहीं लग रहा उल्टा हो गया इस बार, देने वाला नहीं कर रहा पे, मैं मैगडी नहीं हूं, मैं स्विगी नहीं हूं, देने वाला नहीं कर रहा पे, जो ले रहा है वो पे कर रहा है। आपको लग रहा कुछ होगा चक्कर कि इससे टैक्स पे करवा रहे, क्योंकि इसको पकड़ना आसान है, कंपनीज को पकड़ना आसान है। पता नहीं मैं तो कितनी कंपनी में डायरेक्टर हूं, और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग कितनी कंपनी के अंदर एमडी है। वो आप सब कंपनी लॉ में पढ़ोगे, वो कंपनी लॉ का पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं है कि एक आदमी कितनी कंपनी में एमडी बनेगा, कितनी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। वो सब कुछ 165, वो सब कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। वो तो आप ये देखो कि उनके ऊपर कंप्लायंस नहीं रखा गया, किनके ऊपर रखा गया, जिनको सर्विस दी जा रही है, उसी को। बस मैं इतना ही समझाना चाहता था कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, कि जिसको सर्विस दे रहे हैं उससे टैक्स मांग रही है सरकार। बात समझ में आ रही है। रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, देने वाला नहीं दे रहा, जो सर्विस ले रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर पता ही आपको क्या होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है बेटा ये, यस, ये तो कंपनी का एम्प्लॉय। मुकेश अंबानी कई कंपनीज के अंदर WTD भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, तो उसके अंदर क्या जीएसटी आता होगा, नहीं आएगा। ये देखो आपको आ ही गया खुद, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, नो जीएसटी, कहानी खत्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, जैसे पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। ये एक तरीके से एक्टिव पार्टनर है, मतलब कि ये पूरी बिजनेस की एक्टिविटी में सब कुछ ध्यान रखता है। कंपनी को पॉलिसी बनेगी नहीं, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक तरीके से क्या है, लिख लो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर है। कौन है, फुल टाइम हो गया ना, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर है ये। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर है, यस, अगेन इसमें भी सेम आंसर यही होगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होगा बेटा, पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, PTD, प्यार से बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये क्या हो गया, फुल टाइम डायरेक्टर, और ये क्या हो गया, पार्ट टाइम डायरेक्टर। आपको क्या लग रहा है, पार्ट टाइम, आपके सर खुद डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं मैं कंपनीज के अंदर, तो मुझे बताओ मैं क्या उनका एम्प्लॉई हूं, मैं नौकर बन गया, उन्होंने खरीद लिया मेरे को ना, उनकी औकात नहीं हमें खरीद ले, तो क्या हो गया, पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो मैं उनका एम्प्लॉई नहीं हूं। तो मैं जितनी एडवाइस उनको देता हूं, मेरे को पैसा मिलता होगा उसका, पर क्या उसके ऊपर जीएसटी लग के आता होगा, यस, उसके ऊपर जीएसटी लग के आता है। ये तो यस आ जाएगा आंसर, और उसके अंदर जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कौन पे करता होगा बच्चों, कंपनी पे करती होगी, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो सीएस बनने के बाद अपने आप को एम्प्लॉय मत बनाना, ठीक है, और पार्ट टाइम डायरेक्टर बनना कंपनी में। आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आईडी क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आजकल मैंडेटरी हो गया है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर पहले बोला गया था, एक कहानी आपको बता रहा हूं छोटी सी। ये रिलायंस इंडस्ट्री थी,
और ये रिलायंस के अंदर डायरेक्टर का कंपोजिशन था, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको पूरा। ये रिलायंस के अंदर डायरेक्टर का क्या था, कंपोजिशन था। अब क्या हुआ कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 आ गया कंपनी एक्ट का, ठीक है, 2013 क्या होगा कालिया। अब जब ये आ गया तो इसमें एक अमेंडमेंट आई और बोला गया एक फीमेल इस कंपोजिशन में डायरेक्टर होगी। ये नोटिफिकेशन डाली गई इस सेक्शन के अंदर कि एक फीमेल को कंपोजिशन में बैठाना पड़ेगा। मुकेश अंबानी ने पता है क्या किया, नीता को बैठा दिया, चुपके से नीता को बैठा दिया, बन गई, वो तो है ही फीमेल, हो गई डायरेक्टर, कहां दिक्कत, हो गया कंप्लायंस। बात समझ में आ रही है? सुनो तो सही, लॉ मेकर बहुत चालू हैं। एक साल के बाद दोबारा अमेंडमेंट आई, एक साल के बाद दोबारा अमेंडमेंट आई, और उस अमेंडमेंट में क्या लिखा गया कि कम से कम 2 फीमेल डायरेक्टर होंगी कंपोजिशन में, और जिसमें एक होगी आईडी, एक होगी इंडिपेंडेंट जिसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, इनसे कोई संबंध नहीं हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ही समझ गए कि उसका किसी भी डायरेक्टर के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। अब मुकेश अंबानी बेचारा क्या करता, अब बेचारा मुकेश अंबानी क्या करता, आगे बात समझ में। देखो भाई बात ऐसी है, अगर केस आपके अगेंस्ट लग गया और डिपार्टमेंट ने तुम्हारी रिश्तेदारी बता दी कि तुम्हारी आपस में रिलेशनशिप है, तो फिर तो तुम फंसोगे, ठीक है। उसके लिए सेक्शन 188 बना हुआ है, वो पूरा पढ़ते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तब पता लगेगा कि कितने दूर की रिश्तेदारी कवर की है और कितने दूर की नहीं की है, ठीक है। मैंने सेक्शन तक बता दिया। वो कुछ भी निकले, मामा निकले, फूफा निकले, कुछ भी निकले, अगर आपकी उसके साथ आरपीटी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो फिर तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो वो तो देखना पड़ेगा, मतलब सीधी देखो सिंपल सी बात है, कंपनी में काम करना है तो ईमानदारी से करना, वरना आपको बताइए कि करोड़ों रुपए के फाइन है और जेल भी है। तो कंपनी सेक्रेटरी होके ऐसे काम मत करना। चाहे कोई कंपनी सेक्रेटरी ये कहे कि देख मेरे बाल वाइट हो गए, सफेद हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल से यही काम कर रहा हूं, तो उसको बोलना सर आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, पर ये कानून में इस सेक्शन में ये लिखा है, तो मेरे हाथ तो नहीं चलेंगे ना, मैं तो नहीं कर सकता ना ये अब, और मैं भी सीएस हूं और आप साइन मुझसे करवा रहे हैं, तो मैं तो साइन नहीं करने वाली हूं। हाँ एक एनओसी लगा देती हूं उसके साथ कि भैया इस पॉइंट में मुझे ऑब्जेक्शन है, बाकी आप कर लो, क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत आ रही है। आप चाहते हो आपको जेल हो, और आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें जेल हो सकती है, पता होगा, है ना। तो बस यही वाली कहानी, तो आपको जेल हो सकती है, और चक्की पीसिंग पानी पींग, तो ऐसा काम ना हो, इसलिए लॉ को ढंग से पढ़ लो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पता लग गया क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो इतनी खतरनाक डेफिनेशन है कि अगर तुमने उसके शेयर भी खरीदे होंगे ना तुम्हारी वाइफ ने, तो भी तुम फंस जाओगे, तो भी तुम फंस जाओगे, वो बेचारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फंस जाएगा। तो इसलिए जो वाइफ होती है वो धमकी देती है, बड़ा सीएस करके घूम रहा है ना, अब कंपनी का आईडी है, अभी शेयर खरीदती हूँ इस कंपनी के और तेरी आईडी शिप डिस्क्वालीफाई करवा देती हूँ, ले डिवोर्स तो बाद में होगा, पहले तेरी डायरेक्टरशिप हटवाती हूँ। ये पढ़ने लिखने का फायदा है, धमकी भी लीगल सीधे, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ जी। आईडी, नॉमिनी डायरेक्टर पता है क्या होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर जो कंपनी को लोन देते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं, तो वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं कि भाई हमारा पैसा ये लोग सही ढंग से यूज कर रहे नहीं कर रहे, हमसे ले लिए 11,000 करोड़ है भाई, वो कौन, विजय माल्या, और उसके बाद मिस यूज कर रहा है, उड़ा रहा है पैसे को हवा में, पैसे के ऊपर ही सो रहा है। आ गई बात समझ में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो इसको क्या कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता होगा? नो। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जीएसटी, यस, कंपनी लायबल होती होगी अंडर आरसीएम। हाँ जी। कौन कुछ पूछ रहे? हाँ बोलो। है आजकल, हाँ डन है। क्या लगता है पहली लाइन की इंटरप्रिटेशन खत्म हो गई होगी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक चीज और,
आपको क्या लग रहा है जिस दिन जीएसटी बना था, जीएसटी बना था 2017 में, मतलब एप्लीकेबल हो गया था। अब जो बताने जा रहा हूं वो घटना 2020 में घटी है, मतलब ये पॉइंट पहले नहीं था, 2020 में आया। अब जो बताने जा रहा हूं, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अगर इसकी कंसाइजली डेट लिखना चाहते हो आप, सीबीआईसी सर्कुलर नंबर 140/10 220, ये सर्कुलर नंबर था भाई। सीबीआईसी की फुल फॉर्म सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड। आईसी मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, आप लोग लिख लें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, अभी ये सर्कुलर नंबर लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। वो नंबर होते हैं, पढ़ने किसी दिन सिखा दूंगा, इतना मेरे पास टाइम कहाँ है यार। अब अपनी इंटरप्रिटेशन के स्किल आपको पता ही है कितने हैं। अगर मैं इतने भी कराने लग गया तो हो गया मेरा। आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर आप कंपनी के क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाता है बता दिया मैंने आपको, एज पर सेक्शन 149, प्रिसाइजली सेक्शन नंबर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या आईडी को जो पैसा मिलता है क्या वो जीएसटी लायबल है? यस। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, कंपनी इज लायबल, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। कंपनी लायबल होगी जीएसटी पे करने के लिए। कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी। और अगर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बिट्टू क्या तबीयत खराब है क्या उसकी? अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ गए? अदर देन, सॉरी ऐसे लिख लेना, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अदर देन आईडी। और अगर अदर देन आईडी है तो दो बातें होंगी। अदर देन आईडी है तो दो बातें होंगी। टीडीएस, टीडीएस पता है क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपको क्या मिलती है, बोलो सैलरी, तो सैलरी के ऊपर क्या कटता है? टीडीएस। उस सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है बेटा, अंडर सेक्शन 192। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192। और अगर टीडीएस कट रहा है सैलरी के ऊपर तो क्या जीएसटी आएगा? वेरी गुड, जीएसटी नहीं आएगा। और अगर टीडीएस नहीं कट रहा, मतलब कि जो टीडीएस है वो काटा जा रहा है अंडर सेक्शन 194 जे, जय हो, तो फिर वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल सर्विस माना जाता है। उसे क्या मानते हैं? प्रोफेशनल सर्विस। और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लायबल
लायबल फॉर जीएसटी। लिख लो पहले फिर समझा देता हूं, लिख लो पहले फिर समझा देता हूं। जे, जय हो, जे से याद रखना जय हो। हाँ, तो अगर आप कंपनी में काम करते हो, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो पता क्या होगा, आपको जो सैलरी मिलेगी, आपको जो सैलरी मिलेगी उसके ऊपर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कटेगा उसके ऊपर। जैसे लोग कौन बनेगा करोड़पति सुना होगा आपने, तो लोग कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लग जाती है, पैसा मिलता है उनको, उसका भी टीडीएस कटता है। तो आप सुनते होंगे कि लोग कहते होंगे कि हम जॉब कर रहे हैं हमारा टीडीएस कट रहा है, हम जॉब कर रहे हैं हमारा टीडीएस कट रहा है। तो टीडीएस कौन से सेक्शन में कटता है सैलरी का, 192 में। और अगर एग्जाम में आता है कि सैलरी का टीडीएस काटा गया है 192 में, तो बताओ जी जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? तो चिल्ला चिल्ला के बोल देना जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो सैलरी है। अब एक कहानी सुनो, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप क्या हो? कंपनी सेक्रेटरी, मैं तो मान के चल रहा हूं बेटा, ठीक? तो आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और रिलायंस को आप सर्विस दे रहे हैं। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या आपका जीएसटी कट, मतलब सॉरी, क्या आपका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। कौन से सेक्शन का कटेगा? 192 का आपका टीडीएस कटेगा। क्या एक कंपनी सेक्रेटरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो सर्विस दे रहा है, उसका टीडीएस कट रहा है, क्या वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाके भी सर्विस दे सकता है? हाँ जी, यस यस, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को और भी तो नॉलेज है। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी से कुछ और बातें पूछ ली गई, जैसे देखो आप हमसे पढ़ने के लिए आए, पर आपने मेरे से कोई एडवाइस पूछी कि सर ये बताओ, ये इस चीज के बारे में बताओ सही है या गलत है, ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं वो एडवाइस आपको दे रहा हूं, वो मेरे पढ़ाने का काम में थोड़ी ना आ रही है, वो तो मैं एडवाइस दे रहा हूं। तो उसी कंपनी सेक्रेटरी क्या और कुछ प्रोफेशनल एडवाइस देता होगा? नहीं देता होगा, कंपनी को फ्री में देता होगा, पैसे लेता होगा, उस चीज के पैसे लेता होगा, क्योंकि सीधे क्या कहता होगा, सर ये देखो ऑफर लेटर, आपने कितनी बातें बोली है? 10, इन 10 के अलावा जो काम है वो किस पे काउंट होगा? प्रोफेशनल सर्विस में। और कंपनी तुम्हें उसका हर महीना लाख रुपए दे रही है, साल के 12 लाख रुपए मिलते हैं उसके अलग से, साल के अलग से 12 लाख रुपए मिलते हैं। आपको पता है 194J में टैक्स कटेगा, जय हो, इसलिए तो जे बोल रहा हूं, जय हो। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एडवाइस देना, और इसका भी टीडीएस कटता है, पर इसका 192 में नहीं देवसेना, 194J में, 194J के अंदर। और क्या इस पे टीडीएस लग जाएगा? यस यस, इसके ऊपर जीएसटी है। और कौन पे करता होगा? कंपनी। कौन पे करता होगा बच्चों? कंपनी पे करते होगी। अब आज सुनो, आज ये एक कहानी बता देता हूं। अभी एक हफ्ते पहले क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एक लड़की ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मेरी बात हो रही थी उससे ऐसे ही, और मैंने ये सेक्शन पढ़ाना था, मेरे टैक्स के काफी सारे बैचेस चल रहे हैं, मैंने ये सेक्शन पढ़ाना था। तो मेरा तो ये है कि मतलब मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता है, मैं गाड़ी चलाते हुए भी जीएसटी ही पढ़ रहा होता हूँ या पढ़ा रहा होता हूँ, सोते हुए भी ऐसे ही हो रहा होता है। तो क्या हुआ कि मैंने उस लड़की को बोला कि जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि हम लोग तो क्वालिफाइड लोग हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएमए हैं, तो हम लोग क्वालिफाइड लोग क्या है, कंपनी को सर्विस देते हैं, और कंपनी हमारी जो सैलरी पे करती है उस पे हमारा टीडीएस काट लेती है 192 में, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मैंने कहा क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम आउट ऑफ द, मतलब कि जो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट है उसके बाहर जाके अगर तुम कोई प्रोफेशनल कंपनी को सर्विस देते हो, और तुमने दी भी होगी, कहती है हाँ सर मैं देती हूँ, कंपनी के कई ऐसे काम आ जाते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के मैं एम्प्लॉई हूं उसका तो मैं काम करती हूं, पर कंपनी की और भी कंपनीज हैं। कल आसाम की कंपनी का सर कुछ कंप्लाइंस आ गया था, मेरे से ही करा रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में मैंडेटरी है नहीं कंपनी सेक्रेटरी रखना, पर कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से कंप्लाइंस आ जाते हैं, वो तो कंप्लाइंस करने पड़ेंगे।
तो वो काम भी मुझसे ही करा रहे हैं, और मैं तो पढ़ी लिखी हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, पढ़ी लिखी हूं। सर जो एग्रीमेंट हुआ है केवल उसी पे तो 192, मतलब सेक्शन लगने दूंगी, सैलरी के ऊपर टीडीएस कटने दूंगी, जो अदर सर्विस दूंगी वो तो प्रोफेशनल सर्विस में काउंट होगा, और उसके मैंने पैसे मांगती हूं उनसे। और ऐसी एक फेक एग्जांपल ले लो कि उसको 12 लाख रुपए सालाना उस प्रोफेशनल एडवाइस का मिल रहा है अगर उसको, तो उस केस के अंदर 194 जे पिक्चर में नहीं आएगा। उस कंपनी के सीए को पता होना चाहिए, पता लग रहा सीए को ही नहीं पता कि इसके ऊपर 194 जे लगना है, तो कंपनी के ऊपर नोटिस आ जाते हैं। अब बाद में सीए पता है क्या कहता है, आपने तो मुझे बताया नहीं वो लड़की सीएस है और कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस दे रही है, मुझे तो बताया नहीं आपने। क्योंकि जब नोटिस आएगा इनकम टैक्स का, उसमें साफ साफ लिखा होगा 194 जे, और जैसे ही सीए ने 194 जे पढ़ा उसके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये तो प्रोफेशनल सर्विस है, कोई बंदा है क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है कंपनी को, और हमने 194 जे में टीडीएस काटा नहीं है, इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है हमारे ऊपर। उधर से कंपनी को जीएसटी वालों का नोटिस आ जाएगा, इधर से इनकम टैक्स का, उधर से जीएसटी का, कि आपने जीएसटी नहीं भरा, 194 जे का जो आप टीडीएस काट रहे थे। ओ भाई साहब, एक साथ दो दो। और आप कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं ऐसा कैसे हुआ, कल इनकम टैक्स का नोटिस, 2 दिन बाद जीएसटी वालों का आ गया, क्योंकि जितने इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं वो क्रॉस जीएसटी में चले जाते हैं चेक होने के लिए कि कहीं जीएसटी का तो नॉन कंप्लायंस नहीं है उनकी वजह से। समझे ही नहीं समझे? उसका तो कोई लेना देना नहीं, पर सुनो, कंपनी का जब लेना देना है तो तुम्हें तो पैसे मांगने पड़ेंगे ना अपने, तुम तो अपने पैसे मांगोगे अलग से कि भैया मेरी प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर मुझे अलग से पैसा दो, भरना कंपनी को। सही कह रहे हो, गड्ढे में जाएगी तो कंपनी जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। पर एक चीज हो जाएगी, क्या, अगर तुमने अपनी इनकम में वो 12 लाख रुपए नहीं दिखाए तो तुम्हारे घर भी एक नोटिस आएगा, प्रेम पत्र। हाँ, वो काम करना ही नहीं है, जितना कमाओ उतना बताओ, काले गांधी नहीं कमाने की। पता लग रहा तुम्हारे घर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर जगह से पैसे ही निकल रहे हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? खत्म हो गया? बस एक चीज रह गई है, लिख लो बस, खत्म, 1 मिनट भी नहीं रह गया, एक चीज और। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मुझे बताओ जो लोग कंपनी में काम करते हैं क्या उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे? जो कंपनी में लोग काम करते हैं क्या उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे? मॉनेटरी बेनिफिट जो होता है कैश में होता है। हाँ हाँ, जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है वो किस में होता है? कैश में होता है। तो क्या कैश में कोई बेनिफिट मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? बताओ। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, आप कंपनी सेक्रेटरी बने, जिस कंपनी को ज्वाइन किया उसने मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, वो भी कैश, मतलब कैश दे दिया उसने बोला ये लो कैश 50,000 रुपए और मोबाइल खरीद लेना, ये लो कैश और लैपटॉप खरीद लेना, मान लो उन्होंने दे दिया आपको। क्या कैश बेनिफिट हो सकते ही नहीं हो सकते? जैसे आपकी कार, इन्होंने कार पढ़ा था लास्ट टाइम, और कार में जितना खर्चा हो रहा है वो सारा पैसा रीइंबर्समेंट हो रहा है, यस और नो? वो सारा पैसा रीइंबर्स होता ही नहीं होता कंपनीज के अंदर ऐसा। कई कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपने एम्प्लॉइज को उसके जितने फ्यूल एक्सपेंस होते हैं वो सारा रीइंबर्स करती हैं, और कई कंपनी ऐसे होती है जो सीधे बोल देती है कि भाई तेरी कार का जितना खर्चा हो रहा है ना, हम महीने का क्या है फिक्स 20,000 रुपए देंगे तेरे को। देती है कंपनी, भाई महीने के 20,000 रुपए फ्यूल एक्सपेंस दे रही है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? पर एक तरीके से वो कैश में ही है, क्योंकि आपकी सैलरी बताई जाती है लास्ट में 10 लाख, जिसके अंदर ये कैश बेनिफिट भी है 20,000 रुपए आपके कन्वेंस के। तो ये मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर जीएसटी आता होगा? नहीं, इसके ऊपर क्यों आएगा जीएसटी? इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में 5वां क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए मॉनेटरी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैश, और मॉनेटरी बेनिफिट को एक नाम और बोलते हैं लीगल, क्योंकि अगर ये नाम आएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, फ्रेंच बेनिफिट। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बेनिफिट, FRI, फ्रेंच बेनिफिट। तो अगर फ्रेंच बेनिफिट दिए जा रहे हैं, किस में दिए जा रहे हैं? कैश में। तो क्या ये जीएसटी आता होगा? नो जीएसटी। और मुझे बताओगे ये जीएसटी क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? अगर किसी की इंटरप्रिटेशन अच्छी हो तो कैश क्या है बच्चों? मनी, और मनी आपको पता होगा जीएसटी के अंदर ना गुड्स है बेटा,
और ना ये सर्विसेज है। तो ये इसका रीजन है। और मनी आप सब भूल गए होंगे, आई थिंक सेक्शन 275 में लिखा है, मैं तो एक बार बोल देता हूँ और लिख देता हूँ, वो आपको पता ही होगा। तो ये कहानी है भाई। तैफून कुछ कह रहा है, हाँ पार्टनर वाला समझा दिया था बेटा। चलो जी, तो ये हमारी पहली लाइन थी जिसकी इंटरप्रिटेशन हुई कंप्लीट। अब बच्चा, पता है बच्चे को क्या लगता है कि यार इसके बाद सर ने बोला टोटल ये 8 है, दूसरी भी है, क्या हर किसी की इंटरप्रिटेशन इतनी लंबी होगी? नहीं, हर किसी की इंटरप्रिटेशन इतनी लंबी नहीं है, पर पहले पॉइंट की इंटरप्रिटेशन इतनी लंबी थी इसलिए हमने की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पूरा पढ़ोगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, आधी अधूरी नॉलेज आगे लगाएगी। आधी अधूरी नॉलेज में दिक्कत आनी है पेपर में। अब आपने इतना पढ़ लिया, अगर इसका जाके घर जाके आप करक समरी नहीं बना सकते, इसका जाके आप करक्स बना सकते हैं फर्स्ट पॉइंट का। क्या करक्स बना सकते हैं? सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट में कि अगर आप इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं और आपको सैलरी मिल रही है, और तुमने क्या एक वर्ड बोला था सैलरी के साथ? अंची, सैलरी है, और ये बोला था ना इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या है? बंदा एम्प्लॉई है, सैलरी है, और करक्स में हमने ये लिखा कि अगर वो बंदा क्या है? एम्प्लॉई है, वो बंदा एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई से ये करक्स बता रहा हूं बेटा, और उसका सेक्शन 192 में क्या कट रहा है? टीडीएस। बताओ जीएसटी आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नो जीएस। ये जो आज पूरी क्लास पढ़ी है उसका करक्स बता रहा हूं। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म किसको सैलरी मिल रही है? पार्टनर को या पार्टनर्स को मिल रही है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? नो जीएसटी। तीसरा, बस ये याद रखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कौन पे कर रहा था? कॉन्ट्रैक्टर, उसी पे जीएसटी आया था। यस और नो? उसी पे जीएसटी आया था। और जो आपको एम्प्लॉय को पेमेंट मिल रही है नॉट इन द कोर्स, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ही नहीं है, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पे भी क्या आएगा? जीएसटी आएगा। अबे नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो पेमेंट, कह रहा है नो, जीएसटी आएगा ना उसमें। अच्छा, पांचवा, डायरेक्टर वाला कर लोगे, और डायरेक्टर वाले में क्या याद रखना है? एक हो गया आपका वो होल टाइम डायरेक्टर, और एक हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बस यही कंपनी के क्या माने जाते हैं? एम्प्लॉय। यही कंपनी के एम्प्लॉय है, इनके केस पे कोई जीएसटी नहीं है, बाकी सब केस पे क्या है? जीएसटी। कोई सा भी डायरेक्टर हो, इन दो के अलावा कोई सा भी डायरेक्टर हो, कहानी खत्म है। इन दो के अलावा कोई सा भी डायरेक्टर हो, इसके अलावा और कुछ जो आपको बताया वो भी, वो आपको बताया फ्रिंज बेनिफिट, ये आपको बताया फ्रिंज बेनिफिट, ये कैश में होते हैं बेटा हमेशा, तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। एक और या लिख लो, सेक्शन 194J, 194J था ना, उस पे टीडीएस कटेगा, जीएसटी आएगा। वेरी गुड। देखो जरा इसके अलावा कुछ और बचे क्या? खत्म, आज की क्लास का खत्म हो गया सारे। ये करक्स लिख लो प्लीज, इसके अलावा तो कोई और बचा ही नहीं। आते ही मैं ये सारे 7 पॉइंट नहीं लिखवा सकता था, पर इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती आपको अगर मैं सीधे 7 पॉइंट। एक बार लिख लो प्लीज, ये 7 पॉइंट लिख लो जल्दी से, बड़ा कर दूं? नहीं नहीं लिख ले, सही है। बड़ा करने में ना वो बार बार लो। वर्ष कोमल ठीक है? देखो बेटा, जब आप पेपर देने जाओ ना तो आपको लगे कि जीएसटी तो 50 में से 50 ही आ गए, जहां हम 40-45 भी सोच रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं इतना पढ़ने के बाद पूरे ये नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। और हर उसके करक्स बनाते चले जाओ, क्या दिक्कत है? करक्स बना लो अपने। मेहनत आपको भी करनी होगी, मेहनत मुझे भी करनी होगी, रिजल्ट तभी आएगा। अगली क्लास हम 1-1 घंटे की रखेंगे, उसमें पहले 11 से 12, फिर 12 से 1।
ठीक है ना? आज थोड़ा ज्यादा देखो, तुम मुझे ज्यादा छेड़ोगे तो मैं कुछ ज्यादा उसमें चला जाता हूँ। हैं? हाँ, क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट है बेटा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा तो जीएसटी आ जाएगा। हाँ बेटा, क्लास ओवर है, आप लोग रुकना, नए वाले बच्चे। अब बुक ले ले प्रियांशु। हाँ, ऐसे ही करेगा ये।